So hello to all, welcome to our another lecture of units and dimension. This is our lecture 3. In this lecture we discuss principle of homogeneity and limitation of dimensions and uses of dimensions. ठीक है, इस वीडियो को अपन अच्छे से कवर करेंगे और जेई और नीट के अच्छे अच्छे क्वेश्चंस भी लगाएंगे और उस लेवल के भी क्वेश्चंस लगाएंगे। तो ठीक है, बिना किसी देरी के चालू करते हैं अपना ये वीडियो। तो सबसे पहले चालू करते हैं प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी से। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी क्या बोलते हैं? दिस प्रिंसिपल स्टेट्स दैट डायमेंशन ऑफ ऑल द टर्म्स इन अ फिजिकल एक्सप्रेशन शुड बी सेम। और ये पहला बोली है इसका, ठीक है, पहला स्टेट ये करता है। और इसी को तोड़ मरोड़ के अलग तरीके से ऐसा भी बोला जा सकता है कि वन कैन ऐड और सब्ट्रैक्ट सिमिलर फिजिकल क्वांटिटीज। कैसे? देखो मैं क्या बोलना चाहता हूँ, अभी मेरी बात को एकदम ध्यान से समझना। मैं पहले ये वाला डेफिनेशन पढ़ता हूँ। दिस प्रिंसिपल स्टेट्स दैट डायमेंशन ऑफ ऑल द टर्म्स इन अ फिजिकल एक्सप्रेशन शुड बी सेम। जैसे कि मैं एक फिजिकल एक्सप्रेशन लेता हूँ, ठीक है, मैं एक फिजिकल एक्सप्रेशन लेता हूँ, मान लेते हैं v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, ठीक है। ये मैंने लिया डायमेंशन ऑफ, मतलब इक्वेशन ऑफ मोशन, ठीक है। अब इस लॉ के अकॉर्डिंग, इस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए कि द प्रिंसिपल स्टेट दैट डायमेंशन ऑफ ऑल द टर्म्स इन अ फिजिकल एक्सप्रेशन शुड बी सेम। मतलब इसका डायमेंशन, इसका डायमेंशन और इसका डायमेंशन, इन तीनों का जो डायमेंशन है वो होना चाहिए सेम, ठीक है। अच्छा, तो करके देखते हैं। मान लेते हैं वेलोसिटी का डायमेंशन है एल, टी -1 होता है वेलोसिटी का, ठीक है। यू स्पीड है, इनिशियल स्पीड है, लेकिन इसका भी तो एल टी -1 ही होता है, तो ये एल टी -1, ठीक है। अब एक्सेलरेशन का होता है एल टी -2 इंटू टी, ठीक है। तो ये यू, ये वी तो ठीक है, u भी सही आ रहा है, मतलब ये और ये सेम आ रहा है। क्या ये सेम आ रहा है? हाँ, ये भी सेम आ रहा है। एल टी -1 इज इक्वल्स टू एल टी -1 प्लस एल टी -1। वाह, क्या जादू हुआ! मतलब यहाँ 1 है और यहाँ -2 प्लस 1 -1 हो जाएगा। मस्त जादू हुआ कि नहीं? मतलब इस टर्म में इसका भी मतलब इस पूरे जो एक्सप्रेशन है, ठीक है, इसमें इसका भी डायमेंशन सेम है, इसका भी डायमेंशन सेम है और इसका भी डायमेंशन सेम है। मतलब इन तीनों का डायमेंशन जो है वो सेम है। क्या ऐसा हर एक्सप्रेशन के लिए होगा? जी हाँ, बिल्कुल सही। ये हर एक्सप्रेशन के लिए होगा जो एक्सप्रेशन सही है, ठीक है। अच्छा, मैं एक और एग्जांपल दे देता हूँ, ठीक है। आप कौन सा ले? चलो ये वाला लेता हूँ मैं। इक्वेशन ऑफ मोशन v² -u² इज इक्वल टू 2as, ठीक है। तो v² का हो जाएगा l² t -2 माइनस ये भी हो जाएगा l² t -2। प्लस माइनस साइन नहीं देखना है अपने को, सिर्फ क्वांटिटी उठानी है और डायमेंशन देखना है उसका ना। प्लस या माइनस साइन से अपने को कोई मतलब नहीं है यहाँ पे, ठीक है। a इंटू एस मतलब एल टी -2 इंटू एस की जगह भी एल आ जाएगा और 2 तो डायमेंशन लेस होता है, तो ये हो जाएगा l² t -2। जी हाँ, इसमें भी काम कर रहा है ये। इसका डायमेंशन, इसका डायमेंशन, इसका डायमेंशन, तीनों का डायमेंशन सेम आ गया, इसमें भी काम कर रहा है। मतलब ये लॉ क्यों बनाया गया है? अगर कोई भी इक्वेशन सही है, अगर कोई भी इक्वेशन सही है तो उसमें हर एक टर्म को जो प्लस माइनस में होगा अलग अलग उठा के देखेंगे, हर एक फिजिकल क्वांटिटी को उठा के देखेंगे तो उस फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशन जो है वो सेम आएगा। इसीलिए क्या बोलता है? दिस प्रिंसिपल स्टेट्स दैट डायमेंशन ऑफ ऑल द टर्म्स इन अ फिजिकल एक्सप्रेशन शुड बी सेम। डायमेंशन ऑफ ऑल द टर्म्स इन अ फिजिकल एक्सप्रेशन शुड बी सेम, ठीक है। अब दूसरा वाला डेफिनेशन देख लेते हैं।
एक सेकेंड इसको मिटा लेता हूँ मैं। अब दूसरा वाला डेफिनेशन देख लेते हैं भैया, ये तो समझ गए अपन। ठीक है, वन कैन ऐड और सब्ट्रैक्ट सिमिलर फिजिकल क्वांटिटी। मतलब कोई आदमी ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकता है सिमिलर फिजिकल क्वांटिटी को। मतलब अगर मान लो मैं लिखता हूँ 4 kg हैं, तो क्या मैं इसमें 2 सेकेंड ऐड कर सकता हूँ? लोग यार नहीं यार, कैसे ऐड करेगा, केजी में केजी तो जुड़ेगा, है ना। क्या मैं 2 सेकेंड लिखूँगा तो उसमें 3 kg ऐड कर सकता हूँ? नहीं यार, नहीं कर सकता। क्या मैं 4 kg को 3 kg के साथ ऐड कर सकता हूँ? जी हाँ, बिल्कुल मैं ऐड कर सकता हूँ, कोई दुख की बात नहीं है इसमें। ठीक है, तो ये वही चीज़ बोलता है, वन कैन ऐड और सब्ट्रैक्ट सिमिलर फिजिकल क्वांटिटी। तो ये चीज़ जैसे मास में ऐड होगा, सेकेंड में ऐड होगा, है ना, वैसे ही कोई भी फिजिकल क्वांटिटी पकड़ता हूँ, जैसे फोर्स, तो फोर्स में ही ऐड होगा, वेलोसिटी में ही ऐड होगा। कैसे? चलो ठीक है, मैं एग्जांपल देता हूँ। एग्जांपल क्या दिया जाए, मान लेते हैं ये कोई चीज़ लेता हूँ मैं कांस्टेंट अल्फ़ा, ठीक है, प्लस लिखता हूँ मैं यहाँ वेलोसिटी। ठीक है, तो यहाँ पे होगा क्या कि ये जो अल्फ़ा है, अगर कोई अल्फ़ा की डायमेंशन पूछेगा ना आपसे, तो आपको क्या लिख देना है सीधा, LT-1। अच्छा, कैसे लिख देना है? इस लॉ से वन कैन ऐड और सब्ट्रैक्ट सिमिलर फिजिकल क्वांटिटी। ऐड या सब्ट्रैक्ट सिमिलर फिजिकल क्वांटिटी के साथ ही होता है। तो इसी सिमिलर फिजिकल क्वांटिटी का फ़ायदा उठाते हुए अल्फ़ा अगर प्लस होता है वेलोसिटी के साथ, तो अल्फ़ा का डायमेंशन ऑटोमेटिकली वेलोसिटी के डायमेंशन के बराबर हो जाएगा। डायमेंशन बोल रहा हूँ मैं, याद रखना, अल्फ़ा वेलोसिटी के बराबर नहीं होगा, अल्फ़ा का डायमेंशन वेलोसिटी के बराबर हो जाएगा। जैसे AT जो है वो इक्वल टू वेलोसिटी, ऐसे वैल्यू वेरी कर सकता है, लेकिन इनका डायमेंशन सेम होता है AT और वेलोसिटी का। ठीक है, उसी प्रकार अल्फ़ा का वैल्यू वेरी कर सकता है, लेकिन अल्फ़ा का जो डायमेंशन है वो वेलोसिटी के डायमेंशन के इक्वल हो जाएगा। वैसे ही चलो एक और एग्जांपल दिखाता हूँ। V इज इक्वल्स टू A+B T। ठीक है, ये क्वेश्चन है एक। अब ये मेरे से पूछा कि A और B का डायमेंशन बता, A और B का डायमेंशन पूछ रहे हैं। अब मैं क्या जवाब दूँ इसको? तो क्या अभी हमने ये पढ़ा है, वन कैन ऐड और सब्ट्रैक्ट सिमिलर फिजिकल क्वांटिटी। मतलब A का जो डायमेंशन है, A का जो डायमेंशन है वो BT के डायमेंशन के इक्वल होगा। जी हाँ, बिल्कुल इक्वल होगा। A का जो डायमेंशन है वो BT के डायमेंशन के इक्वल होगा। अब A का डायमेंशन क्या है? A का जो डायमेंशन है वो अपने को इस वाले डेफिनेशन से पता चलेगा, दिस प्रिंसिपल स्टेट दैट डायमेंशन ऑफ ऑल द टर्म इन अ फिजिकल एक्सप्रेशन शुड बी सेम। मतलब वेलोसिटी का जो फिजिकल क्वांटिटी का जो डायमेंशन है वही A का डायमेंशन होगा, वही BT का डायमेंशन होगा। तो ठीक है, तो वेलोसिटी का डायमेंशन क्या होगा, LT-1, यही डायमेंशन होगा A का। ठीक है, और फिर BT में भी यही डाल देना, तो BT इज इक्वल्स टू LT-1, तो B का डायमेंशन आ जाएगा LT-2। अरे वाह 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 वाह, मज़ा आ गया। तो क्या ये चीज़ सही है? ठीक है, बिल्कुल अभी सही है, अभी प्रूफ करके दिखा दिया हमने आपको। ठीक है, अब हम इस पे थोड़े बहुत क्वेश्चंस देखते हैं जो JEE वेई में आ चुके हैं। वैसे तो यहाँ से कम क्वेश्चंस आते हैं, लेकिन ये एक कंसेप्ट है जो अच्छे से क्लियर होना ज़रूरी है सभी का। ठीक है, तो चलो अब क्वेश्चंस देखते हैं। चलो भाई, ये वाला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, ये ना JEE में है ना नीट में है, लेकिन लेवल है इस क्वेश्चन में। ठीक है, कंसेप्ट क्लियर करने का दम रखता है ये क्वेश्चन। ठीक है, तो चिंटू भैया चालू करें? ठीक है भाई, चालू करते हैं।
तो देखो x इज इक्वल टू ए प्लस बी टी प्लस सी टी स्क्वायर प्लस डी टी क्यूब बाई ई प्लस टी। इसमें ए बी सी डी ई का डायमेंशन बताना है, टी टाइम है और x है डिस्टेंस। तो ठीक है, x है डिस्टेंस मतलब x का होगा लेंथ। बाय प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी a का भी डायमेंशन होगा लेंथ, ठीक है। बाय प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी bt का डायमेंशन भी लेंथ ही होगा, ठीक है। तो b का डायमेंशन हो जाएगा एल टी माइनस वन, ठीक है। बाय प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी सी टी स्क्वायर का भी डायमेंशन होगा लेंथ, ठीक है। तो c का डायमेंशन भी हो जाएगा एल टी माइनस टू, ठीक है भाई। अब बाय प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी डी टी क्यूब बाय ई प्लस टी, इसका डायमेंशन भी होगा लेंथ। लेकिन अब क्या करें, ई भी है डी भी है, इसमें तो दो हो गए, ठीक है। डी टी क्यूब होता तो टी को नीचे भेज देते हैं, एल टी माइनस थ्री हो जाता है डी का डायमेंशन। अब क्या करें, तो अब आता है प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी का सेकेंड डेफिनेशन, वन कैन ऐड और सब्ट्रैक्ट सिमिलर फिजिकल क्वांटिटी, ठीक है। यहाँ टाइम है तो टाइम के साथ क्या टाइम ही ऐड होगा, बिल्कुल सही। तो ई का क्या आ जाएगा यहाँ से, ई का जो डायमेंशन है वो टाइम का डायमेंशन है, ठीक है। वन कैन ऐड और सब्ट्रैक्ट सिमिलर फिजिकल क्वांटिटी, तो यहाँ नीचे आ जाएगा टी क्यूब बाय टी। ये दोनों ऐड नहीं होगा ना, टी प्लस टी, टू टी लिख दिया यहाँ पे, ऐसा नहीं होगा, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। हम कर रहे हैं डायमेंशंस की बात, है कि नहीं। हाँ, जैसे पहले अपन देखे थे v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी में एल टी माइनस वन इज इक्वल्स टू एल टी माइनस वन प्लस एल टी माइनस वन आया था ना। अब ये टू एल टी माइनस वन भी तो हो सकता था, लेकिन अपन डायमेंशंस की बात कर रहे हैं ना यहाँ पे। अपना गणित वाला दिमाग नहीं लगाना है अपने को, कैलकुलेट नहीं करना है यहाँ पे डायमेंशंस की बात हो रही है, क्यों भैया, ठीक है। तो यहाँ पे ई का जो डायमेंशन है वो टाइम के इक्वल हो जाएगा, तो यहाँ सिर्फ नीचे बचेगा टाइम, तो ये एक टाइम से ये एक टाइम का स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ बचेगा एल। तो डी का डायमेंशन क्या हो जाएगा, एल टी माइनस टू। ऐसे सॉल्व करना था, ठीक है। चलो एक और क्वेश्चन देखते हैं जो कि तुम्हारा कॉन्सेप्ट क्लियर करेगा। तो अब देखते हैं प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी के और भी क्वेश्चन, ठीक है। पहला देखते हैं, इसमें P जो है प्रेशर है और X जो है डिस्टेंस है और T टाइम है और A और B का डायमेंशन निकालना है। तो यहाँ से डायरेक्ट प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी से दिख रहा है A माइनस टी स्क्वायर दिया हुआ है, तो वन कैन ऐड और सब्ट्रैक्ट सिमिलर फिजिकल क्वांटिटी। तो A का जो डायमेंशन है वो टाइम के स्क्वायर के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। तो प्रेशर इज इक्वल्स टू हो जाएगा, ऊपर तो टाइम का स्क्वायर है सिर्फ, तो प्रेशर एम एल माइनस वन टी माइनस टू, ठीक है, इज इक्वल्स टू टाइम का स्क्वायर अपॉन बी इंटू एल। अब यहाँ से b का डायमेंशन निकालना है अपने को, तो b इज इक्वल्स टू हो जाएगा, ये l इधर जाएगा तो l ज़ीरो, तो टी स्क्वायर बाय एम टी टू द पावर माइनस टू, तो ये ऊपर जाएगा m, तो m माइनस वन हो जाएगा और t टू द पावर प्लस फोर हो जाएगा। तो ये आएगा b का डायमेंशन, ठीक है। अब ये देखते हैं जो JEE 1998 में आया है, इसमें क्या होगा, इसमें डायरेक्ट दिख रहा है प्रेशर इज इक्वल्स टू a बाय वी स्क्वायर हो जाएगा और v वॉल्यूम है, ठीक है। तो प्रेशर का डालता हूँ मैं, एम एल टू द पावर माइनस वन टी टू द पावर माइनस टू इज इक्वल्स टू ए बाय वॉल्यूम का होता है एल क्यूब, और एल क्यूब का और स्क्वायर करेंगे तो एल टू द पावर सिक्स हो जाएगा, एल टू द पावर सिक्स, ठीक है। तो एल टू द पावर सिक्स इधर आ जाएगा, तो ए का आएगा एम एल टू द पावर फाइव टी टू द पावर माइनस टू। अब बी का देखते हैं, बी का तो डायरेक्ट वॉल्यूम के इक्वल ही हो गया है, मतलब एल क्यूब, क्योंकि वन कैन ऐड और सब्ट्रैक्ट सिमिलर फिजिकल क्वांटिटी। अब इसका देखते हैं, तो यहाँ से बीटा का तो दिख रहा है कि वेलोसिटी के स्क्वायर के इक्वल हो गया,
मतलब एल स्क्वायर और टी माइनस टू। ठीक है, बीटा का आ गया है, अल्फ़ा का देखते हैं अब। अल्फ़ा बाय एल स्क्वायर टी माइनस टू इज इक्वल्स टू, यहाँ दो ठोक टर्म था ना, एल स्क्वायर टी माइनस टू और बीटा का भी एल स्क्वायर टी माइनस टू, लेकिन यहाँ अपन एडिशन या सब्ट्रैक्शन नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे सिर्फ डायमेंशन देखा जा रहा है और कॉमन डायमेंशन वालों का एक ही बार ले लिया जा रहा है। ठीक है, तो एल स्क्वायर टी माइनस टू था और एल स्क्वायर टी माइनस टू था, तो दोनों का एक ही ले लिया एल स्क्वायर टी माइनस टू। ठीक है, इज इक्वल्स टू एम एल टी माइनस टू, तो ये इधर चल जाएगा, तो अल्फ़ा का आ जाएगा एम एल क्यूब टी माइनस फोर। ठीक है, ये अल्फ़ा का आएगा। तो ठीक है यार, अब अपन आगे बढ़ते हैं, आगे के क्वेश्चंस देखते हैं। तो अब देखते हैं यार यूजेस ऑफ डायमेंशन के बारे में। ठीक है, यूजेस ऑफ डायमेंशन, 3 यूजेस है डायमेंशन के बेसिकली। ठीक है, और सबसे ज़्यादा इससे क्वेश्चन आता है, मतलब इस चैप्टर में से अगर जहाँ से क्वेश्चन आना रहेगा ना, वो है पहला ही वो डायमेंशंस का पार्ट, एम एल टी, इसका डायमेंशन बता, उसका डायमेंशन बता, वो वाला पार्ट। और दूसरा पार्ट है ये वाला, टू एस्टेब्लिश रिलेशनशिप अमंग वेरियस फिजिकल क्वांटिटीज़। यहाँ से इतने भर भर के क्वेश्चंस आए हैं ना, जेईई एडवांस, मेंस और नीट में भी। मज़ा आ जाएगा ये वाला जब टॉपिक करेंगे। तो अभी फिर पहला पॉइंट डिस्कस करते हैं अपन। ठीक है, तो पहला पॉइंट क्या बोलता है, टू चेक द डायमेंशनल करेक्टनेस ऑफ ए गिवन फिजिकल क्वांटिटी। गिवन फिजिकल एक्सप्रेशन और गिवन फिजिकल एक्सप्रेशन है, सॉरी, एक क्वांटिटी नहीं होना चाहिए, गिवन फिजिकल एक्सप्रेशन। ठीक है, डायमेंशनली करेक्ट है कि नहीं वो पता लगाता है फिजिकल एक्सप्रेशन के बारे में। वो एक्सप्रेशन करेक्ट है कि नहीं ये नहीं बताता, डायमेंशनली करेक्ट है कि नहीं ये बताता है। ठीक है, पहला देखते हैं, अगर अपन किसका डायमेंशन करेक्ट करके देखें, v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी का चेक करके देखते हैं। ठीक है, ये डायमेंशनली करेक्ट है कि नहीं। डायमेंशनली करेक्ट कब होगा, जब वो प्रिंसिपल ऑफ होमोजिनिटी को फॉलो करेगा, है ना। तो वेलोसिटी का होता है एल टी माइनस वन। ठीक है, u का होता है एल टी माइनस वन, क्योंकि ये भी स्पीड है। एक्सेलरेशन का होता है एल टी माइनस टू और t का t, मतलब तीनों का डायमेंशन सेम आ रहा है। एल टी माइनस वन इज इक्वल्स टू एल टी माइनस वन प्लस एल टी माइनस वन। मैं तुम लोगों को पहले ही बता रहा हूँ, फिजिकल एक्सप्रेशन का सिर्फ डायमेंशनली करेक्ट बता सकता है, वो एक्सप्रेशन पूरा सही है कि नहीं ये नहीं बता सकता। चलो इसी बात पे एक एग्जांपल दिखाता हूँ। ठीक है, मान लेते हैं, एक लेते हैं एस इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर और एस इज इक्वल्स टू यू टी प्लस ए टी स्क्वायर। ठीक है, दोनों का डायमेंशनल फार्मूला निकालते हैं। चलो ठीक है, तो s का होता है l u इंटू टी, मतलब एल टी माइनस वन इंटू टी प्लस ए टी स्क्वायर का एल टी माइनस टू इंटू टी टू द पावर टू। ठीक है, तो ये l है, यहाँ भी ये l हो जाएगा प्लस यहाँ भी ये l हो जाएगा, तो मतलब डायमेंशनली तो करेक्ट है ये इक्वेशन। इसको भी देखते हैं, अब s का l हो जाएगा इज इक्वल्स टू यू टी का भी l हो जाता है, यहाँ पे देखिए अपन, और ए टी स्क्वायर का भी l हो जाता है। क्या ये भी डायमेंशनली करेक्ट है? बिल्कुल, ये भी डायमेंशनली करेक्ट है, ये भी डायमेंशनली करेक्ट है, लेकिन फॉर्मूला जो है ये वाला सिर्फ करेक्ट है। क्या बोल रहा हूँ मैं, ये वाला फार्मूला करेक्ट है और ये वाला फार्मूला इनकरेक्ट है। तो ये नहीं बताता कि फार्मूला करेक्ट है या नहीं, ये सिर्फ यूज़ होता है डायमेंशनल करेक्टनेस डायमेंशनल ये करेक्ट है कि नहीं कोई इक्वेशन, ये बताने के लिए। वैसे एक एग्जांपल और है मेरे पास, अगर कोई पेंडुलम है, उसका टाइम पीरियड होता है t इज इक्वल्स टू 2 पाई रूट ओवर l बाय जी, l लेंथ, g एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, वैसे t इज इक्वल्स टू रूट ओवर एल जी। अगर अपन दोनों का डायमेंशन निकालें, जैसे t का टाइम है, ठीक है, ये 2 पाई का नहीं होता, रूट ओवर l, तो l का पावर हाफ
अपॉन एल टी माइनस 2 का पावर हाफ। ठीक है, तो एल का पावर हाफ ये कट जाएगा एल से एल, और टी टू द पावर 1 हो जाएगा, मतलब ये टाइम के इक्वल आ जाएगा। ये भी सेम इसी के साथ भी यही होगा, t इज इक्वल टू टी आ जाएगा। अब यहाँ पे ये वाला एक्सप्रेशन सही है, लेकिन ये वाला एक्सप्रेशन सही नहीं है। वही ये चीज़ सिर्फ डायमेंशनली करेक्ट है कि नहीं ये बता सकता है, पूरा एक्सप्रेशन करेक्ट है कि नहीं ये नहीं बता सकता। ठीक है, चलो अब अगर अपने को कोई बोलता है, कोई क्वेश्चन दे देता है कि बताओ चेक द डायमेंशनल करेक्टनेस ऑफ डायमेंशनल करेक्टनेस ऑफ f इज इक्वल्स टू एम वी बाय आर। ठीक है, इसका डायमेंशनल करेक्टनेस पता करना है। ठीक है, उसमें क्या है, फोर्स का लिख देते हैं एम एल टी माइनस 2 इज इक्वल्स टू, इधर भी सेम होना चाहिए, तो एम एल टी माइनस 1। ठीक है, एम वी स्क्वायर, यार सॉरी, तो ये भी स्क्वायर हो जाएगा और नीचे आ जाएगा लेंथ, तो ये लेंथ ऊपर चला जाएगा, तो ये एम एल टी माइनस 2 इज इक्वल्स टू, ये भी हो जाएगा एम एल टी माइनस 2। मतलब क्या, ये डायमेंशनली करेक्ट है। बस ऐसा ही क्वेश्चन आएगा, देना होगा तो देगा, बहुत कम आता है यहाँ से क्वेश्चन। ठीक है, तो देखते हैं अब अगला पार्ट। ठीक है, कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स वाला। तो अब बात करते हैं यार यूजेस और डायमेंशन के सेकंड पार्ट की, जो कि है कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स। यूनिट्स के कन्वर्जन में भी ये बहुत काम आता है। तो ये बेसिकली कन्वर्ट कैसे करता है, ये जो है एक रूल पे बेस है, जो कि n1 u1 इज इक्वल्स टू n2 u2। n1 क्या है, न्यूमेरिकल वैल्यू फर्स्ट का, प्लस u1 क्या है, न्यूमेरिकल वैल्यू मतलब यूनिट फर्स्ट का, इज इक्वल्स टू n2 क्या है, न्यूमेरिकल वैल्यू सेकंड का, u2 क्या है, यूनिट सेकंड का। जैसे कि n1 ले लेता हूँ मैं 1 kg, तो U2 आ जाएगा 1000 ग्राम, है ना। तो इसी हिसाब से मैं ज़्यादा टाइम ना लेते हुए, क्योंकि ये पिछले लेक्चर में भी अपन कवर कर चुके हैं कन्वर्जन ऑफ यूनिट, तो ज़्यादा टाइम ना लेते हुए इसका एक एग्जांपल देखते हैं, न्यूटन टू डाइन वाला, और ख़त्म करते हैं। ठीक है, तो कन्वर्ट, यार चल क्यों नहीं रहा है, कन्वर्ट 1 न्यूटन टू डाइन। डाइन CGS यूनिट है और न्यूटन जो है SI यूनिट है। ठीक है, तो न्यूटन टू डाइन करने के लिए पहले अपने पास न्यूमेरिकल वैल्यू 1 कितना है, 1, यूनिट कितना है U1, तो न्यूटन को लिखते हैं kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, ये U1 है, ये यूनिट है, और N2 कितना है ये नहीं पता अपने को, यही निकालना है, और U2 कितना है, ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड, सेकेंड को सेकेंड में ही लेना है ना। तो अब देखते हैं, अब कन्वर्ट किया जाए। ठीक है, तो 1 न्यूटन, तो 1 kg मीटर सेकेंड का पावर -2 इज इक्वल्स टू U2 इंटू ग्राम सेंटीमीटर सेकेंड का पावर -2। ठीक है, तो इसको मैं इधर ले जाता हूँ, तो या फिर इसको इधर ले आता हूँ, U2 निकालना है ना अपने को, तो U2 इज इक्वल्स टू, ये नीचे आ जाएगा, तो kg बाय ग्राम मीटर बाय सेंटीमीटर सेकेंड टू द पावर सेकेंड बाय सेकेंड टू द पावर -2 इज इक्वल्स टू आ जाएगा U2। अब U2 का निकालते हैं, तो kg क्या होता है, kg होता है 1000 ग्राम, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ 1000 ग्राम बाय ग्राम
इंटू 100 मीटर, नहीं 100 सेंटीमीटर बाय 1 सेंटीमीटर, और सेकंड का तो सेकंड से कट जाएगा तो ये 1 हो जाएगा। तो सेंटीमीटर सेंटीमीटर, ग्राम ग्राम, तो U2 जो आएगा वो आएगा 10 टू द पावर 5। तो 1 न्यूटन इज इक्वल्स टू 10 टू द पावर 5 डाइन हो जाएगा, टू 10 टू द पावर 5 डाइन। ठीक है, बस ऐसी, और मैं ज़्यादा क्वेश्चन नहीं कराने वाला हूँ इसके, ठीक है, बस यही करा दिया। अब जो सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है, रिलेशनशिप बिटवीन फिजिकल क्वांटिटीज़, डायमेंशन का जो सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है, मतलब इसमें से बहुत क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है, वो पार्ट करते हैं। तो अब बात करते हैं यार तीसरे यूज़ की। ठीक है, तीसरा यूज़ क्या है डायमेंशन का? डायमेंशन का तीसरा यूज़ है डिड्यूसिंग रिलेशन अमंग फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी के बीच में रिलेशन पैदा करना। ठीक है, हाँ ये रिलेशन भी पैदा कर सकता है। कैसे? अभी दिखाता हूँ। देखो, सबसे पहला एग्जांपल ले लेते हैं अपन फोर्स का। तो फोर्स इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन होता है, हम सबको पता है। ठीक है, मास और एक्सेलरेशन का फोर्स से कुछ ऐसा रिलेशन है। अब इसी सेम टू सेम रिलेशन को मैं इस मेथड से, रिड्यूसिंग रिलेशन अमंग फिजिकल क्वांटिटीज़, ये बहुत बार आ चुका है जेईई और नीट में। अगर इस चैप्टर से कुछ नहीं करते हो तो कम से कम ये तो करके ही जाना है ना। बहुत बार आ चुका है, बहुत बार आ चुका है, इसको करके ही जाना। तो ये रिलेशन हम सबको पता है। अब मैं इसी रिलेशन को डिराइव करने वाला हूँ इस डिड्यूसिंग रिलेशन अमंग फिजिकल क्वांटिटी वाले मेथड से। तो इस मेथड में सबसे पहले क्या करना रहता है कि जिससे रिलेशन बनाना रहता है उसको लिखना रहता है लेफ्ट साइड में। ठीक है, लेफ्ट साइड में लिखने के बाद ऐसा प्रोपोर्शनल का साइन डालना रहता है, और जिससे रिलेशन बनाना रहता है वो क्वेश्चन में दिया रहता है, उनको लिखना रहता है राइट साइड में। जैसे इसमें अपने वो फोर्स और मास और एक्सेलरेशन के बीच में रिलेशन बनाने बोल दिया है, समझ लो। तो मास और एक्सेलरेशन, मास का पावर a और एक्सेलरेशन का पावर b ले लेना रहता है। ठीक है, क्यों लेना है a और b, अभी पूरा प्रोसीजर पता चल जाएगा क्यों लेना है a और b। ठीक है, फोर्स इज इक्वल टू, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास टू द पावर a, एक्सेलरेशन टू द पावर b। फोर्स इज इक्वल्स टू हो जाएगा k m टू द पावर a टू द पावर b। ठीक है, अब फोर्स का डायमेंशन होता है m l t माइनस 2 इज इक्वल्स टू k तो डायमेंशन लेस है, m टू द पावर a, और एक्सेलरेशन होता है एल टी माइनस 2 टू द पावर b। ठीक है, अब मैं मास का, लेंथ का और टाइम का जो ऊपर का पावर है वो इसके साथ मैच करने वाला हूँ। क्या मैं कर सकता हूँ? जी हाँ, बिल्कुल मैं कर सकता हूँ। अगर 5 टू द पावर 3 है और इधर 5 टू द पावर x है तो x इज इक्वल्स टू 3 होता है ना। उसी प्रकार से यहाँ पे मैं करने वाला हूँ। ठीक है, तो यहाँ मास का पावर a है और यहाँ मास का पावर 1 है, तो a का पावर a इज इक्वल्स टू आ जाएगा 1। यहाँ लेंथ का पावर b है और यहाँ लेंथ का पावर 1 है, तो b इज इक्वल्स टू आ जाएगा 1। यहाँ लेंथ का पावर -2b है और यहाँ लेंथ का है -2, तो यहाँ b, यहाँ से भी b -1 आ गया, मतलब b 1 है और a 1 है। ठीक है, तो अब मैं यहाँ डाल दूँगा, फोर्स इज इक्वल्स टू हो जाएगा k m टू द पावर 1 a टू द पावर 1। तो फोर्स इज इक्वल्स टू k m आ गया। अब यहाँ पे k इज इक्वल्स टू हो जाता है 1। कैसे? प्रैक्टिकली देखा गया तब k इज इक्वल्स टू 1 आ जाता है। फोर्स इज इक्वल्स टू मास इंटू एक्सेलरेशन, ऐसे करके इस मेथड से आ जाता है। ठीक है, तो समझ गए कैसे ये मेथड अप्लाई करना है। अब अपन बहुत अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल क्वेश्चंस सॉल्व करने वाले हैं नीट और जेईई के एग्ज़ाम से जो आए हुए हैं। ठीक है, वो वाले अभी सॉल्व करते हैं, पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, देखते हैं वो। तो यार अब देखते हैं एक जेईई 2020 का क्वेश्चन। ये क्या बोलता है? इफ़ मोमेंटम p, एरिया a एंड टाइम t आर टेकन टू बी फंडामेंटल क्वांटिटी देन डायमेंशनल फार्मूला फॉर एनर्जी इज। तो इसमें वही अपना डायमेंशन का वो लगाना है कंसेप्ट, डायमेंशन का जो रिलेशन निकालना है ना एक दूसरे के बीच का, वो वाला कंसेप्ट। ठीक है, तो इसमें एनर्जी बोला है, तो एनर्जी को ले लेना है अपने को लेफ्ट साइड में, एनर्जी। ठीक है, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या बोला है? एरिया टाइम मोमेंटम। तो मैं k इंटू एरिया का पावर a ले लेता हूँ, टाइम का पावर b ले लेता हूँ, और मोमेंटम का पावर
मोमेंटम होता है मास इंटू वेलोसिटी, मतलब एम एल टी माइनस वन का पावर ले लेता हूँ सी। ठीक है, अब यहाँ से मैं एनर्जी इधर मतलब E इज इक्वल्स टू के टाइम्स एल स्क्वायर का पावर ए टी का पावर बी और एम एल टी माइनस वन का पावर सी, ऐसा आ गया। अब इधर से एनर्जी का लिख देता हूँ, एम एल स्क्वायर टी माइनस टू एनर्जी का इज इक्वल्स टू, अब एम वाले एल वाले और टी वाले तीनों एक साथ लिखना है। तो m सिर्फ यहाँ m है क्या? नहीं। यहाँ m है क्या? नहीं। यहाँ m है, तो m का पावर c। ठीक है, l का लिखता हूँ, l का पावर यहाँ से 2a है और यहाँ से c है, तो l का पावर क्या हो जाएगा? 2a प्लस c। ठीक है, यहाँ पे अब t का पावर यहाँ b है, t का पावर यहाँ माइनस c है, तो t का पावर क्या हो जाएगा? b माइनस c। तो ये ऐसे आ जाएगा, इज इंटू के में है ना, k का वैल्यू 1 ही लेके चलना। ठीक है, अब निकालते हैं, तो c का वैल्यू तो 1 आ गया, कैसे? m का पावर c, m का पावर 1, तो c इज इक्वल्स टू 1। ठीक है, 2a प्लस c इज इक्वल्स टू आ जाएगा 2, तो c 1 है, तो 2a इज इक्वल्स टू c उधर से आ जाएगा 1, तो 1 हो जाएगा, तो a इज इक्वल्स टू हो जाएगा हाफ, a हो गया हाफ। अब क्या बोलते हैं, b माइनस सी, b माइनस सी क्या है? -2, तो b हो जाएगा यहाँ पे c है 1, तो 1 यहाँ ले जाऊँगा, तो -2 प्लस 1 -1। तो अब देखते हैं आंसर क्या आता है, तो e इज इक्वल्स टू आ जा रहा है k टाइम्स ऑफ a टू द पावर a, एरिया का पावर कितना? हाफ, एरिया का पावर हाफ, a टू द पावर a, और फिर क्या आ रहा है? t टू द पावर b, टाइम का पावर -1, और क्या बोलते, कहाँ गया, क्या लिया था और मैं, और मोमेंटम का पावर c, मोमेंटम का पावर c कितना है? 1, a टू द पावर हाफ, t टू द पावर -1, p टू द पावर 1, ये कौन सा ऑप्शन है? a टू द पावर हाफ, p टू द पावर 1 और t टू द पावर -1, ये c वाला ऑप्शन है, तो c वाला ऑप्शन करेक्ट है इसमें। ठीक है, तो इसी प्रकार के क्वेश्चंस आते रहते हैं। अब एक आध नीट का भी देख लेते हैं, है ना। तो अब बात करते हैं यार इन दो क्वेश्चन की, ये जो है ये नीट का क्वेश्चन है और वो जो है जेईई एडवांस 2020 का लेटेस्ट क्वेश्चन है। ठीक है, मज़ा आ जाएगा करने में। चलो देखते हैं पहले ये वाला। तो इसमें क्या बोला है, डायमेंशन ऑफ लेंथ इफ फंडामेंटल टर्म्स आर प्लैंक्स कांस्टेंट, स्पीड ऑफ लाइट, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट g। ठीक है, तो g का डायमेंशनल फार्मूला होता है m एल क्यूब टी माइनस 1। ठीक है, ये ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का होता है, 1 मिनट, यही होता है ना, फोर्स इज इक्वल टू जी एम स्क्वायर बाय आर स्क्वायर। तो ये एम एल टी माइनस 2 इधर एल स्क्वायर बाय एम स्क्वायर, तो जी एम स्क्वायर माइनस, तो एम माइनस 1 एल क्यू टी माइनस 2, ये होता है यार। ठीक है, तो ये m इनवर्स एल क्यूब टी माइनस 2, ये g का होता है। ठीक है, प्लैंक्स कांस्टेंट का क्या होता है, इसका तो याद है मेरे को, एम एल स्क्वायर टी माइनस 1, ये प्लैंक्स कांस्टेंट का होता है। और c का क्या होता है, एल टी माइनस 1, क्योंकि ये भी स्पीड है। ठीक है, तो अब इनका लेंथ के टर्म्स में अपने को रिलेशन निकालना है। तो लेंथ का क्या होता है, l इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू k ले लेना, और फिर ले लेना h का पावर a, c का पावर b, g का पावर c। ठीक है, तो चलो अब निकालते हैं। तो लेंथ का पावर 1 ही दिया है यहाँ पे सिर्फ, इज इक्वल्स टू k h, तो ये हो जाएगा m एल स्क्वायर टी माइनस 1 टू द पावर a, c हो जाएगा l टी माइनस 1 टू द पावर b, और g हो जाएगा m इनवर्स एल क्यू टी टू द पावर -2। ठीक है, तो ये हो जाएगा इसका। अब इक्वेशन बनाते हैं, m का पावर a
प्लस इसमें m का टर्म नहीं है, प्लस m टू द पावर माइनस सी, तो a माइनस सी इज इक्वल्स टू 0। कैसे 0? क्योंकि यहाँ मास का कोई टर्म नहीं है, मास का टर्म 0 है, टाइम का टर्म 0 है। यहाँ m का पावर a और यहाँ m का पावर माइनस सी, a माइनस सी इज इक्वल्स टू 0, तो a इज इक्वल्स टू सी हो गया। ठीक है भाई। अब दूसरा लेंथ का देखते हैं। लेंथ का l का पावर 2 है और यहाँ a है, l टू द पावर 2a l प्लस l टू द पावर b प्लस l टू द पावर 3c, मतलब 2a प्लस b प्लस 3c इज इक्वल्स टू, लेंथ का दिया है क्या 1। ठीक है, a और c तो एक ही है, तो यहाँ a की जगह c लिख दे, तो यहाँ आ जाएगा 5c प्लस b इज इक्वल्स टू 1। ठीक है, अब तीसरा देखते हैं टाइम का। a टू द पावर माइनस वन, t टू द पावर माइनस a माइनस b माइनस 2c, माइनस a माइनस b माइनस 2c इज इक्वल्स टू आ जाएगा 0। अब a इज इक्वल्स टू c है, तो यहाँ c लिख देता हूँ मैं, तो ये हो जाएगा माइनस 3c माइनस b इज इक्वल्स टू 0 माइनस, तो b इज इक्वल्स टू माइनस 3c हो जाएगा। ठीक है, तो b इज इक्वल्स टू माइनस 3c हो जाएगा। मैं इसको यहाँ डाल देता हूँ, तो ये इक्वेशन 1 हो गया, ये इक्वेशन 2 हो गया, ये इक्वेशन 3 हो गया। अब सिर्फ इसको सॉल्व करने की देरी है। ठीक है, तो इसको सॉल्व करते ही मैं इसको यहाँ डाल देता हूँ, तो 5c माइनस 3c इज इक्वल्स टू 1, तो c इज इक्वल्स टू आ जाएगा हाफ, c इज इक्वल्स टू हाफ आ गया, तो a इज इक्वल्स टू भी हाफ हो जाएगा ये। अब b निकालना है सिर्फ, अब b इज इक्वल्स टू होता है माइनस 3c, तो b इज इक्वल्स टू माइनस 3/2, ये b का वैल्यू हो गया। ठीक है, तो h का पावर a मतलब h का पावर हाफ, h का पावर हाफ सभी में है। ठीक है, इसको छोड़ के, मतलब ये वाला ऑप्शन तो हो ही नहीं सकता। h का पावर हाफ मतलब h का पावर हाफ, और c क्या है, c टू द पावर b मतलब c टू द पावर माइनस 3/2, मतलब c टू द पावर 3/2 अगर वो नीचे रहेगा तो, और g का पावर भी हाफ, मतलब h टू द पावर हाफ g टू द पावर हाफ अपॉन c टू द पावर 3/2। ये कौन सा ऑप्शन दिख रहा है? ये a ऑप्शन दिख रहा है, ये वाला, h टू द पावर हाफ g टू द पावर हाफ अपॉन c टू द पावर 3/2। ठीक है, मानता हूँ यहाँ पे कचरा हो गया है, लेकिन जल्दी जल्दी सॉल्व करके दिखाना था, इसीलिए जल्दी जल्दी किए अपन। ठीक है, अब एडवांस 2020 का क्वेश्चन बनाते हैं। ये बहुत खतरा क्वेश्चन है। ठीक है, ये आसानी से नहीं बनने वाला, लेकिन फिर भी अपन ट्राई करते हैं। चलो, पोजीशन दिया है x टू द पावर अल्फा, स्पीड दिया है x टू द पावर बीटा, एक्सेलरेशन दिया है x टू द पावर p, लीनियर मोमेंटम x टू द पावर q, फोर्स दिया x टू द पावर r। अब इनके भी, ये मल्टीपल चॉइस वाला है ना, ये मल्टीपल चॉइस वाला है, मल्टीपल वाला मतलब बहुत सारे ऑप्शन रहेंगे इसके आंसर। तो ठीक है, अब बनाते हैं। अब वो दिया है पोजीशन, और दिया है स्पीड, ठीक है, और दिया है एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन, स्पीड और पोजीशन, तो एक्सेलरेशन, स्पीड और टाइम के बीच का रिलेशन होता है, एक्सेलरेशन, स्पीड, पोजीशन और टाइम के बीच का। तो स्पीड और पोजीशन दिया हुआ है, तो अपन टाइम निकालते हैं। तो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो पोजीशन अपॉन स्पीड इज इक्वल्स टू टाइम इज इक्वल्स टू एक्स टू द पावर अल्फा अपॉन एक्स टू द पावर बीटा। तो ये हो जाएगा एक्स टू द पावर अल्फा माइनस बीटा। किसका है ये? टाइम का। टाइम का हो गया एक्स टू द पावर अल्फा माइनस बीटा, बिल्कुल सही। अब दिया है एक्सेलरेशन, तो एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू होता है स्पीड बाय टाइम। स्पीड यहाँ दिया, टाइम अपन निकाल लिए, तो स्पीड बाय टाइम, तभी तो इनके बीच का रिलेशन आएगा। तो स्पीड आ जाएगा एक्स टू द पावर बीटा अपॉन एक्स टू द पावर अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल्स टू एक्स टू द पावर
p। ठीक है भाई, तो अब ये चीज़ ऊपर जाके माइनस हो जाएगी, तो बीटा माइनस अल्फ़ा माइनस टू माइनस माइनस प्लस, तो ये 2 बीटा माइनस अल्फ़ा इज इक्वल्स टू पी हो जाएगा। तो ऐसा कोई ऑप्शन है क्या? तो ये हो जाएगा अल्फ़ा प्लस पी इज इक्वल्स टू 2 बीटा। क्या ऐसा कोई ऑप्शन दिख रहा है? जी हाँ, बिल्कुल दिख रहा है। तो ए वाला ऑप्शन तो हो गया। अब यहाँ क्वेश्चन ख़त्म नहीं होता है, ठीक है, ए वाला ऑप्शन तो यहाँ तक ख़त्म हो गया। यहाँ लेकिन पूरा क्वेश्चन ख़त्म नहीं होता, यहाँ चालू होता है सेकंड पार्ट, क्योंकि इसमें और भी चीज़ें दी है। ये तो दिया है, लीनियर मोमेंटम ऑफ फोर्स भी दिया है। तो लीनियर मोमेंटम और फोर्स के बीच का क्या वो है रिलेशन, तो मैं बताना चाहता हूँ कि फोर्स इज इक्वल्स टू होता है लीनियर मोमेंटम या फिर p बाय टाइम। ठीक है, तो लीनियर मोमेंटम कितना दिया है, x टू द पावर q अपॉन टाइम कितना दिया, x टू द पावर अल्फ़ा माइनस बीटा। तो ये हो जाएगा, तो यहाँ से निकालेंगे तो ये x टू द पावर q माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू x टू द पावर r। तो q माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू हो गया r। क्या ऐसा कोई ऑप्शन दिया है? मुझे तो नहीं दिख रहा, क्योंकि सब में p दिया हुआ है। ठीक है, तो अब मैं क्या करूं, अब मैं यहाँ से अल्फ़ा का वैल्यू लेके यहाँ डाल देता हूँ। ठीक है भाई, तो यहाँ से अल्फ़ा इज इक्वल्स टू 2 बीटा माइनस पी आया। तो अब मैं ये ऊपर की टर्म्स मिटाने जा रहा हूँ, है ना। अब बाकी इसके बाद का सॉल्यूशन जो है यहाँ से होगा। अब क्या करूँगा मैं, अल्फ़ा की जगह ये अल्फ़ा डाल दूँगा, तो q माइनस अल्फ़ा ये वाला अल्फ़ा, तो 2 बीटा माइनस p और प्लस बीटा इज इक्वल्स टू r। ठीक है, अब सॉल्व करके देखते हैं। q माइनस 2 बीटा प्लस p प्लस बीटा, तो q माइनस बीटा प्लस p इज इक्वल्स टू r। तो क्या ऐसा कोई ऑप्शन दिख रहा है, p प्लस q, नहीं, p प्लस q माइनस r इज इक्वल्स टू, हाँ, p प्लस q माइनस r इज इक्वल्स टू बीटा। हाँ, ये ऑप्शन है। कौन सा ऑप्शन है, p प्लस क्यू माइनस r इज इक्वल्स टू बीटा, ये बी वाला ऑप्शन है। तो इसी के साथ ये 2 ऑप्शन होते हैं अपने। अब अपन आगे के थोड़े बहुत और क्वेश्चंस देख लेते हैं, फिर ये फिर अपन डायमेंशंस के क्या बोलते हैं लिमिटेशंस के बारे में बात करेंगे। ठीक है, आगे देखते हैं कैसा था ये जेईई एडवांस का। तो अब बात करते हैं जेईई एडवांस में 2014 में आए क्वेश्चन की, बेहतरीन क्वेश्चन है, देखते हैं। चलो ऑफ है ना, ठीक है। To find the distance d over which a signal can be seen clearly in foggy condition, a railways engineer uses dimension and assumes that the distance depends on mass density rho of fog, intensity s of signal and its frequency f. The engineer finds that d is proportional to s to the power 1 by n. The value of n is, देखो एक इंजीनियर था रेलवे में, ठीक है, तो वो फॉग देखता है आगे, तो वो ये पता करता है डायमेंशन से कि वो फॉग जो है, वो जो फॉग का जो डिस्टेंस है, फॉग में जो डिस्टेंस चलेगा वो डिस्टेंस किस पे डिपेंड करता है, मास डेंसिटी रो ऑफ फॉग, इंटेंसिटी ऑफ सिग्नल जो देने वाला है उस पर, उसका इंटेंसिटी पे, और फ्रीक्वेंसी, उस सिग्नल की फ्रीक्वेंसी पे। The engineer finds that d is proportional to s to the power 1 by n. The value of n is, ये d is equals to, तो ये जो डिस्टेंस है वो ये क्या बोलते हैं इंटेंसिटी के 1 by n के पावर के बराबर है। तो ये n क्या है, देखो भाई
ये जो क्वेश्चन है ना ऐसा घुमाया है ना, लेकिन ये घुमा के कान पकड़ा है, अपन सीधा कान पकड़ते हैं और बताते हैं कि है क्या चीज़ ये। देखो ये सीधा सीधा इस पूरी चीज़ में बोला गया है डिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रो का पावर ए इंटेंसिटी पावर पर इंटेंसिटी का पावर बी और फ्रीक्वेंसी का पावर सी। ठीक है, तो अब देखते हैं निकाल के। ठीक है, तो रुक जाओ, कहाँ गया। हाँ, तो ये डिस्टेंस का L हो जाएगा, सिर्फ L इज इक्वल्स टू K टाइम्स रो हो जाएगा मास अपॉन वॉल्यूम, मतलब ml-3 टू द पावर A। ठीक है, पावर पर यूनिट एरिया मतलब mt-1 होता है सिर्फ। ठीक है, पावर होता है ml² t-1 अपॉन एरिया होता है L² से L² कट जाएगा, तो ये बचेगा mt-1 टू द पावर b। ठीक है, और फ्रीक्वेंसी है टाइम इनवर्स टू द पावर c। ठीक है, तो अब देखते हैं मास का देखते हैं। मास का पावर a है, यहाँ मास का पावर 0 है, तो a प्लस बी आर, यहाँ भी मास है ना, इज इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। ठीक है, और फिर -3a इज इक्वल्स टू 1। ठीक है, -3a इज इक्वल्स टू 1। अब क्या देखें अपन, टाइम का पावर -b -c इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो यहाँ से आया c इज इक्वल्स टू -b और a इज इक्वल्स टू -b। ठीक है, तो a इज इक्वल्स टू आया -b और c इज इक्वल्स टू भी आया -b, तो a इज इक्वल्स टू आ जाएगा 1/-3। a इज इक्वल्स टू यहाँ से 1/-3 आ जाएगा, तो b क्या आएगा, b आ जाएगा -a 1 मतलब 1/3। ये b क्या लिए थे अपन, s का पावर, तो s का पावर क्या आ जाएगा 1/3। ठीक है, s का पावर क्या आएगा 1/3। अब अपने को बोला है कि d इज प्रोपोर्शनल टू s टू द पावर 1/n, और यहाँ 1/3 है, तो n क्या आया, n आया 3। ऐसे करना था इस क्वेश्चन को, घुमा के दिया ज़रूर था, कॉन्सेप्ट इजी था लेकिन। ठीक है यार, तो अब अपन बात करते हैं लिमिटेशंस के ऊपर, डायमेंशन के लिमिटेशंस के ऊपर बात करते हैं अब अपन। तो बात करते हैं अब लिमिटेशन की। लिमिटेशन पहला देखते हैं, कांट फाइंड द वैल्यू ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट। ये प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट की वैल्यू नहीं पता लगा सकते, जैसे अभी अपन के ले रहे थे ना, उसकी वैल्यू अपन इससे पता नहीं लगा सकते। ठीक है, दूसरा क्या है, इफ़ फिजिकल क्वांटिटी डिपेंड ऑन मोर देन 3 क्वांटिटी फार्मूला कैन बी डिराइव्ड। अगर मान लेते हैं लेंथ जो है h टू द पावर a है, g टू द पावर b है और p टू द पावर c है, और यहाँ पे एक टर्म और आ जाता है, ठीक है, तो फिर फॉर्मूला डिराइव नहीं हो पाएगा या फिर रिलेशन डिराइव नहीं हो पाएगा। ये लिमिटेशन है इसका। ठीक है, सिर्फ 3 रहेगा तभी डिराइव हो पाएगा। ठीक है, तीसरा, कांट बी अप्लाई इन एक्सप्रेशन हैविंग साइन थीटा कॉस थीटा लॉग एंड एक्सपोनेंशियल टर्म। अगर ई भी रहेगा तो भी इस जो अभी अपन लगाए थे उस चीज़ को अपन नहीं लगा सकते डायमेंशन में। ठीक है, इट में नॉट गिव द फॉर्मूला विद ट्रू फिजिकल रिलेशनशिप। मतलब क्या, s इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, इसका भी डायमेंशन वही देगा। s इज इक्वल्स टू यू टी प्लस ए टी स्क्वायर, इसका भी डायमेंशन वही देगा ये। ठीक है, तो एकदम ट्रू रिलेशनशिप ये नहीं दे पाता है। ठीक है, ये लिमिटेशन है इसके। और ये जो डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज़ होती है उनका नेचर नहीं बता पाता कि वो स्केलर है या फिर वेक्टर। बस ये 5 ही है इसके लिमिटेशंस। तो मिलते हैं यार अपन अगले लेक्चर में, तब तक के लिए गुड लक।